नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो छत्तीसगढ़ में एनआरएलएम के अंतर्गत ठीक है सारे जो सेक्शन से टॉपिक वाइज समर किया जा रहा है। इससे पहले हमारा जो टॉपिक था सहकारिता एवं बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था का एक पार्ट हम लेके आ चुके हैं। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट के रूप में आप में रहेंगे और इस सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे सहकारी बैंकों में छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किन किन संरचनाओं पर बल दिया गया है और इसका जो इकोनॉमिक सर्वे से आंकड़े जो पर्टिकुलर किस मद में कितना खर्चा किया जा रहा है। इसके साथ ही हम जानेंगे इसमें नाबार्ड के बारे में कि नाबार्ड क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, आप जनरली क्या होंगे कि जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र से रहे होंगे तो आप जैसे सुनते हैं कि लैम्स होता है, पैक्स होता है, ये सारा चीजें क्या होता है आज सारी डिटेल हम लेके आएंगे। मुख्य टॉपिक हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा राज्य सहकारी बैंक की संरचना। ठीक है, ओके तो अभी तक के जैसे कि हमारा जो एडीओ की क्लासेस का अगर हम बात करें तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, डेली पूरा बारीकी से उसका अध्ययन कर रहे हैं, अपडेटेड आंकड़े को हम संकलन कर रहे हैं ताकि किसी भी बच्चों को और कहीं जाने की जरूरत मत हो और कंफ्यूजन ना हो। हाँ, कुछ आंकड़ों में क्या हो रहा है कि अपडेट नहीं हो पाया है या इकोनॉमिक सर्वे में रिपीट किया गया उसी चीजों को, वहां पर ध्यान दिया जा रहा है। अगर कहीं पर त्रुटिवश कुछ हो जाता है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि क्या है मानवीय भूल होता है, कहीं कुछ चीजें क्या होता है छूट जाती हैं। ठीक है, ओके थैंक यू। चलिए अब हम चालू करते हैं सहकारी बैंकों की संरचना। सहकारी बैंकों की संरचना, कल सारा चीजें मैं बताया था कि सहकारी बैंक कैसे कार्य करता है, किसानों की जो अंश होते हैं उसको लेके क्या करता है, एक समिति बनाता है, उसी समिति के माध्यम से वो संचालन होता है। ठीक है, सहकारी बैंकों के बारे में आप थोड़ा सा और व्यवहारिक रूप में जानेंगे। सबसे पहले इसकी संरचना की बात करें तो इसके 3 लेयर मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एक होता है राज्य सहकारी बैंक जिसे हम अपेक्स बैंक बोलते हैं, और दूसरा जो क्या होता है उसे बोलते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक जिसे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक कहे गए। क्या बोलेंगे, देखो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, नाम केंद्रीय है लेकिन रहेगा जिला में, तो ये जिला स्तर पर काम करता है। ठीक है, ये राज्य स्तर पे काम करेगा, ये जिला स्तर पे काम करेगा, और उसके नीचे जो होता है वो होता है पैक्स और लैम्स करके। ठीक है, पैक्स और लैम्प में मतलब खास तौर पे क्या होता है, इसकी शाखा होती हैं और इस शाखा को हम 2 भागों में तोड़ते हैं, एक पैक्स में एक लैम्स में। ये क्या चीजें हैं हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं अपेक्स बैंक को, राज्य सहकारी बैंक। राज्य सहकारी बैंक को हम बोलते हैं अपेक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। यह जो बैंक होता है सहकारी बैंक का सबसे शीर्ष स्थान होता है, मतलब हर एक राज्य में अगर बात करें जहां जहां सहकारिता लागू होगा वो सारे के सारे क्या होगा, वहां पे सबसे बड़ा जो बैंक होगा वो होगा राज्य सहकारी बैंक। ठीक है, और सहकारिता क्या है तो समवर्ती सूची का हिस्सा है। समवर्ती सूची क्या होता है सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, तो समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची क्या है तो संविधान में क्या किया गया कि अलग अलग विषयों के आधार पे कानून बनाने के लिए अलग से वर्गीकृत किया गया है। अब एक होता है केंद्रीय सूची जिसमें क्या करता है केंद्र सरकार कानून बनाता है, एक होता है राज्य सूची होता है जिसमें क्या करता है राज्य सरकार कानून बनाता है, और एक होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या करता है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, तो समवर्ती सूची सहकारिता का हिस्सा है, या सहकारिता किस विषय का हिस्सा है तो आपको समवर्ती सूची मानना है। ठीक है, अब देखते हैं अपेक्स बैंक हो जाएगा सहकारी ऋण संरचना का शीर्ष पर होता है। ये क्या होता है सहकारी ऋण का सबसे टॉप लेवल पे होता है। ठीक है, इसका मुख्यालय क्या है रायपुर रहेगा। ठीक है, सारा चीज का मुख्यालय रायपुर है ना, एक क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को क्या करता है या ऋण प्रदान करता है। क्या करता है, ये वाला जो बैंक है ये नीचे वाले को क्या देगा, ऋण देगा। ऋण के साथ साथ क्या बोलेगा, जब ऋण दे रहा तो नियंत्रित भी करूंगा, तो ऋण भी देगा और कंट्रोल करेगा कि शाखा कितना बढ़ रहा है, कितने लोगों को ऋण दे रहे हो, ऋण दे रहे हो वो पैसा वसूली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब हम ऋण दे रहे हैं तो सही किसानों को मिल रहा है कि पता चलता है कि बड़े बड़े किसानों को बस ही दिया जा रहा है। तो ये सारा चीज चेक कौन करता है, अपेक्स बैंक करता है। किसके आधार पे, केंद्रीय सहकारी बैंक के आधार पे। ठीक है, अब देखो आरबीआई क्या करता है अपेक्स बैंक पे कंट्रोल करेगा। ठीक है, और अपेक्स बैंक किससे कंट्रोल करेगा, जिला सहकारी बैंक पे करेगा। तो ये हायरार्की आपको समझना है। आरबीआई क्या करता है, प्राइवेट बैंक को तो अलग से करता ही है, प्राइवेट बैंक को अलग से करता ही है, साथ ही साथ अपेक्स बैंक को भी करता है सहकारिता के अंतर्गत। ठीक है, तो ये पूरा क्या करता है आरबीआई कानून को फॉलो करने की कोशिश करता है। अब अपेक्स बैंक क्या करेगा, जिला सहकारी बैंक को अपने जो रूल्स रेगुलेशन है वो सारी चीजों को बताएगा। अब जिला सहकारी जो बैंक हो गया, यहाँ जिला सहकारी बैंक के बारे में तो हम और देखेंगे। अब नीचे में देखो अपेक्स बैंक क्या करता है, यहां से क्वेश्चन बना था, ध्यान से देखिए। ये होता है केंद्रीय सहकारी बैंक। क्या होता है, केंद्रीय सहकारी बैंक, मतलब इसके नीचे वाला बैंक, और इसके नीचे जो होता है वो होता है प्राथमिक समिति। प्राथमिक समिति मतलब क्या करेगा कि ये जो बैंक होता है, ये बैंक जो होता है केंद्रीय सहकारी बैंक और पैक्स बैंक, इन दोनों के बीच की कड़ी का कार्य करता है। ठीक है, मतलब केंद्रीय सहकारी बैंक और जिला ग्राम प्राथमिक समिति
ये दोनों जो पैक्स होता है और केंद्रीय होता है, दोनों का क्या करता है, कड़ी के रूप में कार्य करता है। ये क्वेश्चन बना हुआ था। ओके, दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, और क्या काम करेगा, तो अन्य सहकारी उद्यम, मतलब जितने प्रकार से आपके सहकारी उद्यम जो भी हो गया, पब्लिक सेक्टर कोई भी आपके यूनिट लगा हुआ है, कोई उद्योग लगा हुआ है छोटे मोटे, ठीक है, या कोई भी प्रवृत्ति चल रहा है, उन सबको क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। कोई भी हथकरघा उद्योग हो गया, माटी कला बोर्ड हो गया, कोई भी एवरीथिंग, जितना भी उद्योग चलता है उन सब में क्या करता है, ये प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा टॉप लेवल का बैंकिंग हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के बारे में। ये दूसरा लेयर होगा। यहाँ पे दूसरा लेयर होगा तो क्या बनेगा, जिला स्तर पे बनेगा। अब नॉर्मल से क्वेश्चन ये क्या बनेगा कि यार जिला लेवल पे तो 27 जिले हैं, तो 27 जिला पे होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या किया गया है, इनको जिला केंद्रीय सहकारी बैंक करके इसको संभाग के आधार पर तोड़ा गया। हालांकि जिला आधार पर, ठीक है, जिला आधार पे है, लेकिन उस जिला में अंतर्गत जितने भी जिला बटे हैं, बाद में बटे हैं, मतलब जब जिला बने हैं तो उस जिला में क्या किया गया, उसकी शाखाएं बनाई गई। देखिए बहुत आसानी से समझेंगे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कितने हैं, टोटल 8 हैं। कितने हैं, 8 कैसे हैं, एकदम आसानी से बता रहा हूं। 5 संभाग सबको जानते हैं। ऊपर का क्या हो जाएगा, अंबिकापुर, बीच का हो जाएगा बिलासपुर, उसके बाद आ जाएगा दुर्ग, उसके बाद रायपुर, उसके बाद जगदलपुर। 5 तो याद हो जाएगा। इधर का ले लो राजनांदगांव, ठीक है, वेस्टर्न साइड, और ईस्टर्न साइड ले लो रायगढ़, और रायगढ़ के ऊपर में जसपुर। तो 3 सेक्शन आपको याद रखना है। कौन कौन सा सेक्शन है, देखो याद करते हुए चलना है। ठीक है, वीडियो भले लंबा बनेगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, एक तो क्या हो जाएगा, 5 संभाग हो जाएगा। एक हो जाएगा राजनांदगांव, एक हो जाएगा रायगढ़, और एक क्या हो जाएगा, जसपुर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 8 हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। ठीक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। अब देखते हैं, ये तो लिख लेंगे, रायगढ़ रायपुर हो गया। जिला कौन कौन से जिला इसके अंदर आता है, तो ये संभाग स्तर पे काम कर रहे हैं। पुराने में जिला बना था, तो पूरा जिला मतलब 5 के 5 जिला। ठीक है, कौन कौन से, जैसे कि हम बोलते हैं गरियाबंद हो गया, बलौदा बाजार हो गया, रायपुर हो गया, महासमुंद हो गया, धमतरी हो गया, ये सारे जिला। ठीक है, कितने शाखाएं हैं, 71 शाखाएं हैं। 71 शाखाएं। देखिए ये सारी जो शाखाएं हैं, 326 शाखाएं। पहले तो आपको कुल याद करो कितना है टोटल, तो 8 इसके सहकारी बैंक है, जिला सहकारी बैंक। कितने शाखा है, 326 शाखा है। और पैक्स समितियों की संख्या कितना है, तो 2058 है। ये तीनों में से एक क्वेश्चन बन सकता है। 8, 326 शाखा और 2058 टोटल समिति। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपका कि कौन कौन से जिला किस में आता है, एक क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, किसमें कितनी शाखा है, उसको पूछेगा सही जोड़ी मिलान करके। और या तो उसमें क्या पूछेगा कि इस समिति में कितने पैक्स हैं, कितने लैंप्स हैं करके। पैक्स और लैंप्स क्या होता है अभी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए दुर्ग संभाग की बात करें, दुर्ग जिला की बात करें, तो 3 जिला, दुर्ग, बालोद और बेमेतरा आते हैं। राजनांदगांव कवर्धा नहीं आता, क्योंकि राजनांदगांव के जिला अंतर्गत बनेगा। टोटल 8 बताया था, तो राजनांदगांव के अंतर्गत क्या आता है, राजनांदगांव और कवर्धा आ जाता है। ठीक है, जसपुर और रायगढ़ खुद अलग अलग बनता है, इस वजह से। तो राजनांदगांव बात करें तो राजनांदगांव कवर्धा हो जाएगा। बीएसपी बिलासपुर की बात करें तो रायगढ़ को छोड़ के सभी जिले ले लो। रायगढ़ को छोड़ के सभी जिले कौन कौन से लेंगे, जैसे मुंगेली हो गया, मुंगेली तो बाद में बनेगा, उसको छोड़ दो। ठीक है, 2012 की स्थिति तक के देखते हैं, तो एक हो जाएगा कोरबा, एक हो जाएगा चांपा, एक हो जाएगा कौन सा हमारा बिलासपुर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है हमारा जसपुर। अंबिकापुर से जसपुर को छोड़ देना है, बाकी तीनों ले लो। अंबिकापुर मतलब सरगुजा, उसके बाद आ जाएगा कोरिया, उसके बाद आ जाएगा हमारा कौन सा, ठीक है, उसमें से बलरामपुर सूरजपुर दोनों ले सकते हो। ठीक, इसके बाद आता है हमारा जगदलपुर। जगदलपुर में बस्तर संभाग में जितने बड़े बड़े जिले थे सारे, मतलब एवरीथिंग, 7 जिले के 7 जिला। ठीक, अब आता है हमारा कौन सा, इसके बाद आता है रायगढ़ और एक आता है जसपुर। तो ये हो गया क्या, कौन कौन से किसके अंतर जिला आता है, इसको आराम से करिएगा। अब आता है शाखा में कितना है, 326। अब 326 को हमें क्या करना, बनाना है। पहले तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा शाखा कौन से जिला में है। ठीक है, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का सबसे ज्यादा शाखा कहां पर है, 71 शाखा है रायपुर पे। ठीक है, पहले नंबर पे इसी को मानना है। दूसरा में आ जाएगा दुर्ग, 65 शाखा है। ठीक है, राजनांदगांव 43 है। तीसरे में आ जाएगा बिलासपुर, 56 शाखा है। और चौथे में आ जाएगा आपका जगदलपुर। तो इसको हायरार्की में जमा के रखना है आपको। ठीक है, मैंने तो लाइन से लिख दिया, लेकिन आपको हायरार्की में सबसे ज्यादा कहाँ पे, रायपुर में, उसके बाद कहाँ पे, दुर्ग में, उसके बाद कहाँ पे, बिलासपुर में, उसके बाद कहाँ पे आपका जगदलपुर में। ठीक है, जगदलपुर, फिर राजनांदगांव, फिर ये, ऐसे करके चलेगा। ये हो गया। ठीक, अब आता है हमारा पैक्स समितियों की संख्या। इस समिति की संख्या में क्या होगा कि एक एक जो शाखा होता है, उस शाखा में क्या होता है, बहुत सारी समितियां होती हैं। ठीक है, जैसे एकदम एग्जांपल बात करूं, जैसे कि गंडई क्या बना हुआ है, एक तहसील बना हुआ है अभी, और उसको जिला का दर्जा मिल गया। तो गंडई में एक शाखा है, कौन सा शाखा है हमारा, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का। अब उस शाखा में क्या होगा कि बहुत सारी समिति रहेगा, जैसे छोटे छोटे गांव में समिति बना हुआ है। तो ऐसे समिति बहुत सारे होते हैं। तो शाखा कितने हैं बोलेंगे, तो 71 शाखा है। कहाँ पे, अपने रायपुर संभाग में, लेकिन वहां पे समिति कितने हैं, 550 हैं।
ठीक है एग्जाम, जैसे कि गंडे की बात करो मतलब लगभग 8 समिति आ जाता है ऐसे, तो एक एक में 8-8, 7-7, किसी में 4, किसी में 2 ऐसा। तो 550 समिति कहाँ पर है अपना रायपुर में है। अब 550 जो समिति है वो भी 2 भागों में बढ़ता है, एक पी होता है एक एल होता है। पी फॉर जो क्या होता है मैंने कहीं पे लिखा है, पी फॉर क्या होता है देखिए, देखो पी फॉर क्या होता है पैक्स होता है और एल फॉर होता है लैम्स होता है, ठीक है। तो पी फॉर पैक्स मतलब क्या हो जाएगा, PACS मतलब हो जाएगा प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। इसे प्राथमिक कृषि सहकारी समिति बोलते हैं, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति पैक्स। और लैम्स को क्या बोलते हैं, लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटी। ये जो समिति है वो 2 भागों में अलग अलग बटा होता है अपने कार्यों के अनुसार। जब एग्रीकल्चर ओरिएंटेड ज्यादा काम करते हैं तो उसे पैक्स बोलते हैं, और थोड़ा लार्ज लेवल पे मल्टीपर्पज के साथ काम करेगा बहुत सारे उद्देश्यों के साथ तो उसे हम लैम्स बोलेंगे, ठीक है। जितने PSC मेंस के बच्चे हैं वो सारा बहुत काम का है, क्योंकि ये पूरा सिलेबस में लिखा हुआ है CG इकोनॉमी में, ठीक है। इसके साथ साथ ये इकोनॉमी सर्वे है, मतलब SI मेंस में भी आएगा, और ये ADO कर लेके जितने सारे व्यापम एग्जाम है सब में कवर होगा, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, ये जो 550 समिति है टोटल, इस समिति को मैं क्या करता हूं रायपुर संभाग को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं, 498 पी मतलब पैक्स और 52 क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, ठीक है। 52 क्या हो जाएगा एल। ऐसे ही 311 समिति कहां पर है अपना दुर्ग में, जिसको 260 और 51 में तोड़ेंगे, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा राजनांदगांव 222 है, 172 और 50 में टूटेगा, 172 और 50, ठीक। और उसके बाद बिलासपुर जो है वो 363 और 67 में टूटेगा। ज्यादा वाला पैक्स होगा पहले तो ये याद रखना, और कम वाला लैम्स हो जाएगा, ठीक है। अंबिकापुर हो गए तो ये अंबिकापुर में पैक्स नहीं है, ठीक है। और यहाँ जगदलपुर में पैक्स नहीं है, यहाँ पे लैम्स होता है, ठीक है। ज्यादातर जो हमारे ट्राइबल इलाका है वहाँ पे लैम्स काम करता है, पैक्स काम नहीं करता, लैम्स काम करता है, ठीक है। इसको ये समझ लेना, 153 और 258 हो जाएगा। और ऐसे ही रायगढ़ की बात करें और जसपुर दोनों मिला के कितना शाखा होता है, 14 शाखा होता है। और समिति कितना होता है, 134 होता है। 134 समिति में से 110 समिति रायगढ़ के पास है और 24 समिति क्या है जसपुर के पास है। देखिए कई कमेंट करते हैं कि बहुत ज्यादा डाटा पढ़ा रहे करके, लेकिन आप लोग पुस्तक भी पढ़ेंगे तो इतना ही डाटा पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं क्या करना है कि आपके बोल के रिवाइज करते चलना और लिखना है उसको। आप एक बार लिख ले तो हमेशा के लिए याद हो जाता है, मेंस भी पढ़ोगे तो याद रहेगा डाटा। अब रायगढ़ में जो 110 समिति है उसमें 41 पी है पैक्स है और 36 क्या है लैम्स है, लेकिन जसपुर में पूरा आपको पहले ये क्लियर करना है कि जितने सारे हमारे जो आदिवासी इलाके हैं वो पूरा लैम्स से काम करते हैं, पैक्स से काम नहीं करता है, ठीक है। इससे ये क्या हो जाएगा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो कुल प्राथमिक साख समिति कितने हैं, ये हो जाएगा 2058। अब 2058 में टोटल 2058 मतलब इसको टोटल करूंगा 2058 हो जाएगा, इसको टोटल करूंगा 326 हो जाएगा। तो ये 2058 है, इसको मैं 2 भागों में तोड़ सकता हूं। एक हो जाएगा 667 और एक क्या हो जाएगा 1391, ठीक है। 1391 पैक्स है और 667 क्या है लैम्स है। लैम्स का फुल फॉर्म क्या होगा, लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटी। और पैक्स का क्या हो जाएगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, ठीक है। इतना चीजें आपको याद रखना है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसके जो तीसरा स्ट्रक्चर है उसको पढ़ते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पैक्स हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोले हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम बोलेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, प्राथमिक कृषि साख समिति। अब हम देखते हैं कि पैक्स क्या है, सबसे निचला स्तर है सहकारी बैंकों का। निचला स्तर क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर में क्या है अपेक्स बैंक और दूसरा में क्या है केंद्रीय सहकारी बैंक, और निचले में क्या हो जाएगा पैक्स हो जाएगा। सबसे निचला स्तर है पहला। इनका उद्देश्य कृषि क्षेत्रों पे कौन सा ऋण प्रदान करने को रहता है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, याद रखना है। तो अल्पकालिक ऋण, अल्पकालिक ऋण को मैंने बताया पिछले वीडियो में, ठीक है। जो 1 से 1.5 साल तक के लिए ऋण लिया जाता है उसे हम अल्पकालिक ऋण लेते हैं, ठीक है। तो अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता की पूर्ति इसी बैंकों से होता है, पैक्स से, ठीक है। 10 व्यक्ति मिलकर एक समिति बनाते हैं। अब इसका मैं स्ट्रक्चर बताता हूं होता कैसा, एकदम बेसिकली समझ लीजिएगा। ग्राम पंचायत जिसे जानते हैं, ग्राम पंचायत में क्या होता है, एक होता है सरपंच और एक क्या होता है सचिव होता है। सचिव को क्या करता है छत्तीसगढ़ सरकार नियुक्त करता है, एज अ क्या होता है सेक्रेटरी मतलब सचिव होता है, वो एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर होता है। और एक राजनीतिक संस्था होता है जिसे हम सरपंच बोलते हैं, सरपंच को लोग चुनते हैं। जस्ट वैसे ही यहाँ भी समिति में भी होता है, एक होता है समिति प्रबंधक और एक क्या होता है समिति अध्यक्ष, समिति अध्यक्ष, ठीक है। समिति अध्यक्ष की बात करें, समिति अध्यक्ष जो होता है वो इलेक्टेड होता है, चुनाव होता है। कितने सदस्यों से, जितने उसके सदस्य बनते हैं, 10 सदस्य से 15 सदस्य होते हैं जनरली। अब वो 10 से 15 सदस्यों का चुनाव होता है और उस सदस्यों में से क्या होता है वो सदस्य लोग चुनते हैं, सदस्य लोग किसके चुनते हैं, अध्यक्ष को चुनते हैं, ठीक है। तो पहले आपको सदस्य को चुनेंगे, किसान किसको चुनेगा, सदस्य को,
फिर क्या होगा, सदस्य लोग चुनेंगे किसको, अध्यक्ष को चुनेंगे। ये बात आपको याद रखना है। अब ये देखो यहाँ पे समिति अध्यक्ष है, यहाँ पे क्या है, समिति प्रबंधक है। अभी जो हाल ही में जो पोस्ट की घोषणा की है माननीय भूपेश सरकार ने, उसने जो 3000 के आसपास जो दिखा रहे हैं, 2700 पोस्ट जो क्या है समिति प्रबंधक के दिखा रहे हैं उसमें, ठीक है। लगभग 2700 नहीं आएगा, फिर भी से 800 से 900 आएगा, क्योंकि हम अभी पढ़ेंगे कि 725 नए सहकारी सोसाइटी बना हुआ है। अभी सोसाइटी का हेड कौन होता है, समिति प्रबंधक होता है, ठीक है। इसको 2400 ग्रेड पे भरेंगे, मतलब एडीओ के बराबर वाला पोस्ट रहेगा ये, ठीक है। और कौन कौन से पोस्ट होता है, लिपिक का पोस्ट होता है और कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट होता है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर जो होता है ये नाबार्ड से 8 महीने की सैलरी लेता है और 4 महीना राज्य सहकारी बैंक से लेता है, तो ये दोनों का शेयर से काम करता है कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। चलिए अब आता है इसमें और पढ़ते हैं, ठीक। 10 व्यक्ति का एक समिति होता है, 2 इसके मेंबर होंगे, समिति प्रबंधक और समिति अध्यक्ष करके, और सदस्य होते हैं, सदस्य को पहले चुनो उसके बाद वो अध्यक्ष को चुन लेगा, ठीक है। इनका भी कार्यकाल जैसे 3-3 साल का रहता है, ओके। अब देखते हैं इनका मूल काम क्या होता है, उसको हम उधार समिति के नाम से भी जानते हैं। इतना पॉपुलर है ये समिति, क्योंकि जिसको भी किसी को ऋण चाहिए किसानों को, तो सबसे पहले यहीं से ऋण लेते हैं, उसके बाद वो साहूकार या प्राइवेट बैंक के पास जाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसी के पास जाएंगे। और मैं बता चुका हूँ कि 2014 से 1 अप्रैल 2014 से क्या कर दिया गया कि शून्य में ब्याज दर पे, मतलब 0% ब्याज दर पे आपको ऋण दिया जा रहा है, तो सबसे पहले इसी के पास दौड़ के जाते हैं। ये 1 एकड़ के आसपास 20,000 ना, लगभग 20,000 मान के चलो, शेयर जमा करेंगे तो 20,000 के आसपास आपको ऋण देता है। जैसे 10 एकड़ है तो आपको 2 लाख तक के ऋण मिल जाएगा, ठीक है। अब 2 लाख की जो ऋण होगा उसको भी क्या करता है, ये नगद और वस्तु के आधार पे तोड़ता है। जैसे कि मैंने 10 एकड़ है, 10 एकड़ में क्या किया, 2 लाख मिला, तो क्या करेगा कि 50,000 का आपको क्या दिया जाएगा, वस्तु दिया जाएगा। अब वस्तु में क्या मांगोगे आप, अब तो किसान हो तो आप खाद मांगोगे, रासायनिक खाद मतलब यूरिया हो गया, ठीक है, डीएपी हो गया, तो रासायनिक खाद आपको मिलेगा, ठीक है। और बाकी क्या मिलेगा, कैश मिलेगा 1.5 लाख तक के, ऐसा। तो रासायनिक खाद बांटने का काम करता है ये, ठीक है। एक बात, ऋण देता है उसी को, कैश में भी ले सकते हो आप, लेकिन रासायनिक खाद ज्यादातर ऋण में बांटा जाता है। दूसरा चीज है खाद, कीटनाशक भी दवाई बांटता है, ठीक है। जैसे कि अभी गोधन न्याय योजना चल रहा है, गोधन न्याय योजना में देखना जीवामृत से लेके 2-3 और प्रोडक्ट बना दिए, अब उसका वितरण कहाँ से करेंगे, तो उसका वितरण का काम कौन करेगा, वही सोसाइटी करेगा। तीसरा, जैविक खाद बांटने का काम करेगा। गोधन न्याय योजना में जो वर्मी कंपोस्ट खाद हैं उनको वितरण करने का दायित्व किसको दिया गया, सोसाइटी को दिया गया है, ठीक है। कृषि यंत्र हो गया, कृषि यंत्र बांटने का काम करता है सब्सिडी पे, ठीक है। उन्नत बीज वितरण करता है, सोयाबीन हो गया, चना हो गया, धान हो गया, सबका बीज वितरण कहाँ से होता है, सोसाइटी से होता है। तो इसमें जो मैं बताऊं कि वस्तु वितरण होता है, उसमें वस्तु में खाद भी आता है, बीज भी आता है, ऐसा, ठीक है। कृषि विपणन, ये सारा मार्केटिंग है, ये सारा चीजें कौन देखता है, यही समिति देखता है, पैक्स, ठीक है। ओके, ये सारा चीजें हो गया। जैसे जैसे पढ़ रहा हूं वैसे वैसे उसको लिखिएगा, हालांकि पूरा व्हाइट बोर्ड भर जाता है, लेकिन क्या करें, थोड़ी सी मजबूरी रहती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 20/9/2019 की स्थिति बता रहा हूं, याद रखिएगा 20/9/2019 मतलब 20 सितंबर 2019 की स्थिति में कितने किसान क्रेडिट कार्ड थे, तो 10,80,000। केसीसी बोलते हैं इसको, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड जो था वो 2004 में आया था, ये योजना कब आया था, 2004 में आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का था। जैसे कि एक आम आदमी क्या करता है, क्रेडिट कार्ड मिलता है, क्रेडिट कार्ड मिलेगा तो क्या करेंगे, जैसे कि मैं इस महीने जॉब कर रहा हूं और मेरी सैलरी कब आएगा, 30 तारीख को आएगा, तो उससे पहले मेरे पास क्या होता है, बैंक अथॉरिटी देता है, तो काम करो, आपके पास क्रेडिट कार्ड रहेगा एटीएम टाइप का, आप पहले से खर्चा कर सकते हो, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है बैंकों को। लेकिन जब आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो उसके बाद ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसे वो डिडक्शन मतलब उससे कटौती कर लेगा। तो एडवांस में पैसा देना को बोलते हैं क्रेडिट करना, किसान क्रेडिट कार्ड। सेम वही काम क्या करता है यहाँ पे केसीसी करता है। केसीसी लोन या केसीसी खाद के तहत आप क्या करोगे, अभी जुलाई में, अभी जुलाई आने वाला है, जून आने वाला है, सबसे पहले अभी खाद बांट देगा और लोगों को पैसा बांट देगा। और पैसा कब देना है, पैसा कब देना, जब धान बेच लोगे तब पैसा दोगे, ठीक है, और ब्याज भी नहीं लेगा। तो इसी को बोलते हैं केसीसी योजना। ओके, ये आपको समझ रखना है। कितने केसीसी हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ में 20/9/2019 की स्थिति में 1080, इकोनॉमिक सर्वे में इतना ही लिखा हुआ है, 10 करोड़ 80 लाख, कितना होगा, 10 करोड़ 80 लाख किसान। 40 लाख किसान है, उसमें से लगभग 1/4 लोग, ठीक है, उसके पास केसीसी कार्ड है। केसीसी मतलब लोन लेते हैं। अब आता है दूसरा, ये काम तो हो गया पूरा काम, ठीक है। तीसरा जो काम होता है, जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। जन कल्याणकारी योजना मतलब वही नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ठीक है, गोधन न्याय योजना हो गया, या हमारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जितने भी योजना आते हैं उसको क्या करता है, सोसाइटी के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है और उनका क्रियान्वित किया जाता है, क्योंकि वो भी सरकार का क्या है कि हिस्सा है। और सबसे ज्यादा जो लोकल लेवल पे जो जुड़ा हुआ है वो कौन है, यही सहकारी बैंक है, समिति है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी हो गया, गोधन न्याय योजना हो गया, क्योंकि गोबर की खरीदी, ठीक है, आप करेंगे, वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, फिर स्वयं सहायता समूह वाले किसको देते हैं, उसी को दे देते हैं, फिर वो क्या करता है, किसानों को बेचता है, ठीक है।
ये सारा चीजें हो गए। जैसे कि क्या होगा, वृक्षरोपण महोत्सव हो गए, तो कुछ कुछ जो फलों की फलदार वृक्ष लगाना हो गया, तो फलदार वृक्ष कहाँ मिलेगा आपको, सोसाइटी से मिलेगा। इतना चीजें को आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है पैक्स के काम। सारा जो जुड़ा रहता है किसानों से क्या है, पैक्स है। इसी वजह से इसे उधार समिति बोलते हैं और कृषकों को सबसे ज्यादा पसंद यही समिति आती है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 2058 टोटल समिति अभी के डेट में, जिनमें से 667 कितना है, लैम्स है, और 1391 क्या है, पैक्स है। ठीक है, लैम्स पैक्स बता दिया गया है। ठीक, अब देखो ये क्या है कि एक समिति का याद रखेंगे, वैद्यनाथ कमेटी। वैद्यनाथ कमेटी 2-3 बार पूछ चुका है, एडीओ में पूछने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है या मेंस में। वैद्यनाथ कमेटी ने क्या किया कि पैक्स को जो काम करने का तरीका है उस सहकारी बैंकों को ये बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर रहेगा, राज्य सरकार का शेयर रहेगा और नाबार्ड का शेयर रहेगा बोला है। ठीक है, तीनों मिलकर इसको चलाता है। नाबार्ड क्या है अभी हम पढ़ेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार और नाबार्ड तीनों के बीच क्या हुआ, MOU हुआ है। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक समझौता हुआ है जिसके तहत क्या करते हैं, सहकारी बैंक का संचालन करता है। ठीक है, कोई ये नहीं बोलेगा, इसी वजह से मैंने इसको क्या बोला हूं, समवर्ती सूची का हिस्सा है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक, ये सारा चीजें हो गए। और अभी कितने नई समिति बनी हुई है, तो 725 नई समिति बनी हुई है। ठीक है, 13 दूनी 26 था, अब हो गया 2058। ठीक, तो ये स्लाइड भी पूरा हो गया। अब हम लोग आते हैं तीसरा स्लाइड में। देखिए, मैंने जब पिछले वाला जो क्लास था उसमें मैंने अलग से बताया था कि अल्पकालिक ऋण होता है, दीर्घकालिक ऋण होता है। अल्पकालिक ऋण में 3 आता है, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और कौन सा, प्राथमिक कृषि साख समिति। लेकिन दीर्घकालिक उधार की बात करें, लंबा उधार देना है। लंबा उधार देना मतलब आपको कम से कम 5 साल से ज्यादा के देना है, 15 साल तक के चलता है बोले, तो इसको हम लोग कौन देता है, तो इसको बोलते हैं सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंक। सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंक क्या करता है, लंबा ऋण देता है, लंबे समय के लिए ऋण देगा, ज्यादा देगा, इंटरेस्ट कम रहेगा लेकिन लंबे समय के लिए देगा। इसी बैंक को भूमि बंधक बैंक कहा जाता है। इसकी अवधारणा जो शुरुआत हुआ था वो मद्रास से हुआ था। अब मद्रास में क्यों हुआ था, इसका 2 मिनट सुन लीजिए। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि जब अंग्रेज लोग आए थे तो उन्होंने क्या हुआ था, भूमि पे अलग अलग काश्तकारी अधिनियम लगाया था, और इसी काश्तकारी अधिनियम में साउथ इंडिया में जो चला था उसको बोलते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या चला था, रैयतवाड़ी चला था। रैयत मतलब क्या होता है, किसान, मतलब किसान जमीन का मालिक होगा लेकिन क्या करेगा, वो पर्टिकुलर टैक्स देगा अंग्रेजों को। अब क्या होता था कि कई बार साउथ इंडिया में ऐसे भी सिंचाई का बहुत प्रॉब्लम है, अकाल बहुत ज्यादा आता है, वृष्टि छाया प्रदेश है, तो वहां पे नहीं मिल रहा है अनाज, तो क्या हुआ, वो सारे के सारे लोग क्या हो गए, ऋणी हो गए। ऋणी हो गए तो क्या करेंगे, ऋणी हो गए तो किसानों के साहूकार, वहां पे साहूकारी प्रथा ज्यादा चालू हो गया, और ये लोग साहूकार से क्या करना चालू किया, सूदखोर हो गया, साहूकारों से ऋण लेना चालू किया। तो ऋण कैसे देंगे, साहूकार लोग हैं, उसका चाचा भतीजा तो है नहीं, तो क्या करेंगे उसको, फिर उसको बोलता था कि तुम्हारी जमीन के पट्टा को हमें दे दो, हम आपको ऋण देंगे करके। और वहीं से क्या हुआ, भूमि को बंधक बनाया गया, इस वजह से इसको बोलते हैं भूमि बंधक बैंक। ठीक है, क्योंकि ये लंबे समय के ऋण लेते थे, बहुत लंबा चलता था ये। तो ये शुरुआत कब हो रहा है, 1929 में मद्रास में हो रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान देंगे। इसको क्या किया, बाद में इसका नाम चेंज किया गया। कब चेंज किया गया, देखिए 26 मार्च 1957 को जब भारत आजाद हुआ, 26 मार्च को, तब इसका नाम भूमि विकास बैंक कर दिया। कब जमीनों के विकास के लिए बैंक क्या करेगा, ऋण देगा। ये क्या होता है बताता हूं, डाइवर्जन करा के थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। सबसे पहले भूमि विकास बैंक में क्या करते हैं कि जैसे कि मेरे को कृषि निवेश करना है, 5 एकड़ है, अब मेरे पास 30 एकड़ जमीन है और मेरे 1-2 एकड़ जमीन लेना है, तो मैं उसी के पट्टा को दे दूंगा, मेरे पास पैसा आएगा तो दे दूंगा। तो भूमि का विकास कर रहा है, भूमि का सुधार कर रहा है, कृषि उपकरण कर रहा है या कि कहीं पे निवेश कर रहा है, तो निवेश की दृष्टि से इस बैंक को भूमि विकास बैंक कहा गया। ठीक है, चलिए आगे बंद करते हैं। अचल संपत्ति को बंधक बना के क्या किया जाता है, ऋण दिया जाता है। घर हो गया, जमीन हो गया, ये सब अचल संपत्ति कहलाता है। ठीक है, सोना भी हो गया, अचल संपत्ति कहलाएगा। अब आता है ऋण का उद्देश्य देखते हैं। ऋण का उद्देश्य देखिए क्या, कृषि का सुधार करने के लिए, जमीन का आप सुधार कर रहे हो, ठीक है, कृषि में निवेश कर रहे हो, ओके, कृषि में क्या कर रहे हो आप, उपकरण खरीद रहे हो, ट्रैक्टर वैक्टर कुछ खरीद रहे हो, तो या तो आप क्या कर रहे हो, सिंचाई सुधार कर रहे हो, कुआं वुआं खना रहे हो, बोर खना रहे हो, तो ये सारा चीज जो ऋण आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमि बंधक बैंक। ठीक है, इस बैंक का विलयीकरण 2014 से किया गया। 2014 से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में हो गया है, याद भी रखना है। ये बैंक का हमने दीर्घकालिक ऋण को हमने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में, मतलब इस वाले में हमने क्या कर दिया, इसको विलय कर दिया है, इसमें जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पे। ठीक है, तो ये हो गया किसका कहानी, भूमि बंधक बैंक। अब हमारा लास्ट जो सेशन है वो क्या है, नाबार्ड है। ठीक है, नाबार्ड को देखते हैं। देखिए नाबार्ड के बारे में सबसे पहले बोलना है, देखो नेशनल एग्रीकल्चर, इसका फुल फॉर्म तो हम पढ़ेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, ग्रामीण विकास बैंक। तो देखिए एक हो जाएगा नेशनल, क्या हो जाएगा, नेशनल, ए फॉर हो जाएगा एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चर, ठीक है। ये हो जाएगा बोर्ड, ठीक है। बैंक हो जाएगा, बैंक, और उसके साथ हो जाएगा आपका ये रूरल हो जाएगा, ठीक है। एंड ये हो जाएगा आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, रूरल डेवलपमेंट, और ये हो जाएगा हमारा बैंक, ठीक है। एजेंसी है ना ये, तो एजेंसी, बैंक ऑफ एजेंसी रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, नेशनल एग्रीकल्चर। स्थापना देखिए 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को हुआ। शिव रमन सिंह की समिति पे 2-3 वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया हुआ है, ठीक है, नाबार्ड का। इसमें 99% इंडियन गवर्नमेंट का शेयर होता है, बाकी एनजीओ या फिर अलग डिपार्टमेंट काम करते हैं। 100% शेयर होता है नाबार्ड में तो गलत बात है, 99% शेयर होता है, ठीक है, नाबार्ड में। ओके, अब नाबार्ड क्या काम करता है इसको मैं अच्छे से बताता हूं। देखिए क्या होता है, शीर्ष में सबसे बड़ा जो बैंक कौन होता है, आरबीआई होता है, कल पढ़े थे हम लोग। और इस बैंकों के अधीन जो होते हैं सारे प्राइवेट बैंक काम करते हैं, प्राइवेट बैंक काम करते हैं, एसबीआई से लेके पीएनबी, एसआरजी। तो इन सब के बीच में जो काम करता है इसे हम क्या बोलते हैं, नाबार्ड बोलते हैं। नाबार्ड क्या करता है, प्राइवेट बैंकों और आरबीआई दोनों के मध्य क्या करता है, संतुलन करने का कार्य करता है। इस नाबार्ड को आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से कड़ी है, किसका कड़ी है, प्राइवेट बैंक मतलब सहकारी बैंक, पीएसयू बैंक भी हो सकता है, और आरबीआई, दोनों के मध्य कड़ी करने का कार्य करता है, ठीक है। चलिए क्लियर हो रहा है। अब क्या करता है कि 1995 के आसपास इन्होंने एक फंड जारी किया, ठीक है। 1995 में फंड जारी किया, उस फंड का नाम क्या था, RIDF। RIDF का मतलब होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। नाम से ही दिख रहा है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा, ग्रामीण क्या करेगा, अधोसंरचनात्मक विकास करेगा, इसके लिए फंड जारी करता है। अब इस फंड के जो आंकड़े हैं, जैसे कि क्या होगा, कोई भी योजना हो गया ना, जैसे कि ग्रामीण स्तर पे जो भी योजना चलता है सब RIDF के फंड के तहत ही चलता है। कोविड में भी पर्टिकुलर क्या किया गया था, 1000 करोड़ निकाला गया था किसानों के विकास के लिए। तो कोई भी अगर हमें पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में फंड निकालना है तो सीधा RIDF निकालेगा रूरल एरिया पे, ठीक है। अभी जो लास्ट में जो स्लैब दिखेगा, ये जो दिखेगा वो इकोनॉमिक सर्वे के हैं। इकोनॉमिक सर्वे में इस साल RIDF फंड के तहत नाबार्ड ने कितने ऋण स्वीकृत किए, इसके आंकड़े दिए गए हैं, कितने ऋण स्वीकृत किए। देखिए स्वीकृत करना, बजट क्या होता है, अनुमानों पे चलता है कि इस साल हम इस एरिया में क्या करेंगे, इतना ऋण बांटेंगे। लेकिन दिसंबर या फिर क्या होगा, मार्च के अंतिम आते आते क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि हमने कितने ऋण बांटे, ठीक है। तो कितने ऋण बांटे पे पहले फोकस करता हूं। मैंने यहां पे लिखा पिछले वर्ष मतलब देखो यहां पे 20-21 लिखा हुआ हूं, ठीक है, 20-21 लिखा हुआ है। तो पिछले वर्ष बात करें तो 370 करोड़ का ऋण उन्होंने वितरण किया था, पिछले वर्ष 370 करोड़ का ऋण वितरण किया था, ठीक है, 370 करोड़ का। अभी का देखिए, अभी का जो इकोनॉमिक सर्वे दिया है, देखो कहां कहां पे ऋण प्रदान करेगा, ये मेंस के क्वेश्चन में भी आता है। नाबार्ड बताइए, नाबार्ड के द्वारा दिए गए ऋणों को विस्तार से वर्णन करें या फिर आंकड़ेबद्ध विवरण करें, आपको ऐसे ही लिखना है। देखो एक होता है ग्रामीण सड़क, दूसरा होता है सिंचाई परियोजना, तीसरा होता है कोविड-19 प्रबंधन, ठीक है, चौथा 20,000 सौर ऊर्जा संचालित, जो सौर ऊर्जा पंप है उसके लिए संचालित कर रहा है, सौर ऊर्जा पंप के लिए, ठीक है, और पांचवा होता है ग्रामीण गोदाम कार्यालय के लिए, गोदाम के लिए। तो सबसे पहले ग्रामीण सड़क के लिए क्या कर रहा है, 193 करोड़ रुपया इन्होंने स्वीकृत किए हैं। स्वीकृत किया मतलब इस साल देंगे, हालांकि कितने दे पाएंगे पता नहीं है, वो अगले साल की इकोनॉमिक सर्वे में पता चले। अभी साल घोषणा किया कि हम देंगे करके, ठीक है। तो 193 करोड़ रुपए का दिखा रहा है, कब, 20-21 के आंकड़े पे, ठीक है। इसका अगले साल रिपोर्ट आएगा तो पता चल जाएगा कितना करोड़ दिए। ग्रामीण सड़क में कौन सा देगा, तो आपको बता दिया था मैं, क्या बताया था कि एक तो होता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और एक क्या होता है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसमें इनका शेयर होता है कितना, 20% शेयर होता है। ग्राम गौरव पथ योजना हो गया, उसमें 20% शेयर हो गया गौरव पथ योजना में। तो इस सब के लिए इसका कितना दे रहा है, 193 करोड़। सिंचाई परियोजना के लिए कितना जा रहा है, 63.63 करोड़ रुपए, ठीक है। उसके बाद है कोविड-19 को स्वास्थ्यगत जो प्रबंधन करने के लिए गांव स्तर पे, इस सब के लिए 13 करोड़ रुपए निकला है, ठीक है। सबसे ज्यादा है अपना 470 करोड़, ये किसके लिए है, 20,000 सौर ऊर्जा जो सिंचाई पंप है उसके लिए निकला है 477.22 करोड़ रुपए, ठीक है, 477.22 करोड़ रुपए। और ग्रामीण गोदाम कार्यालय के लिए निकला है 144.15 करोड़, 144.15 करोड़। तो आपको एक बार और बोला जाता है, देखो ग्रामीण सड़क 193, सिंचाई परियोजना 63, कोविड-19 1343, ठीक है, 20,000 करोड़ में 477, सबसे ज्यादा उसी में निकला है। ऑप्शन दे देगा 5 तो सबसे ज्यादा क्या है तो आपको बताना पड़ेगा। और ग्रामीण गोदाम कार्यालय 144 का टोटल कितने निकले हैं करके आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको लेना है 1641 करोड़ स्वीकृत किए हैं नाबार्ड ने इस वर्ष, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के इसी साल के अपडेट के अनुसार पे, ठीक है, कितना 1641 करोड़ रुपया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, सारे जो सेक्शंस है उसको हमने बारीकी से पढ़ा, आंकड़ेवाद पढ़े और अपडेटेड पढ़े। हो सकता है कुछ
ऊपर नीचे कुछ भी रहेगा बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग का मोटिवेशन ही हमें और आगे कार्य करने के लिए क्या करेगा, मोटिवेशन किएगा। आपका जितने ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हम लोग और मोटिवेट होंगे कि ऐसे वीडियो और ला सकें, ठीक है। ओके, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग थोड़ा टाइम रुकते हैं। ठीक है, देखिए अभी हमारा जो क्लास था बैंकिंग पार्ट 2, उसी के हम आगे लेके चलते हैं। अभी क्या हुआ था कि हमने पूरा जो हमारा RIDF थे, ठीक है, RIDF मतलब नाबार्ड के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र में कितना ऋण निवेश करने का टारगेट रखे वो बताए थे। इसके बाद एक और टारगेट आता है जी, हमारे यहाँ बैंकिंग जो अधोसंरचनात्मक जो है, उस बैंकिंग अधोसंरचना में किसका कितना कितना प्रतिशत है और हमारा जो ऋण वितरण कार्यक्रम है वो कैसे बढ़ते जा रहा है, उसको हम एक आंकड़े लेके आए हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना, बैंक 47 पहले से है, अभी भी चेंज नहीं हुआ। इकोनॉमिक सर्वे अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप देखे होंगे कि इसको कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। शाखा की संख्या है कितना है, 32 23, 3 2 2 3, चेंज कर दीजिए, 3 2 2 3, ठीक है। जितना शाखा है उतना हर एक जगह ATM है, तो ये ATM कितना हो जाएगा, 32 23 हो जाएगा, क्योंकि हर एक बैंक का एक एक ATM होता है, ऐसे ले लीजिए, ठीक है। कुल जमा राशि कितना है, तो कुल जमा राशि है आपको बैंकों में याद रखना 2,14,424 करोड़, 2,14,424 करोड़, ठीक है। इतना क्या है, कुल जमा राशि है। कितने साल ग्रोथ हुआ है, पिछले साल के कंपेयर में 11% क्या हुआ, बैंकों में पैसा जमा हुआ है, ज्यादा जमा हुआ है छत्तीसगढ़ में। कितना, 11%। ये पूछ सकता है आपसे, इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े हैं, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद होता है साख जमा अनुपात। साख जमा अनुपात का मतलब होता है कि जो ऋण लेते हैं और उसका जमा करते हैं, तो ऋण लेते हैं 100 रुपए, तो उसमें 59 लगभग 70% क्या हो रहा है, धीरे धीरे जमा होते जा रहा है। तो इसको हमें क्या करना, बढ़ाना है अगर आपको बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है तो अभी कितना प्रतिशत है, 69.29%, ठीक है। 69.29% आपका क्या है, साख जमा अनुपात है। उसके बाद है कृषि में क्रेडिट। तो कृषि में जो अग्रिम क्रेडिट लिया जाता है खासतौर पे एग्रीकल्चर्स में, वो लिया जा चुका है 21,437 करोड़ का, 21,437 करोड़ का। मजे की बात है कि ये 20% ग्रोथ रेट चल रहा है, ठीक है। मतलब पिछले साल जैसे कि 100 करोड़ लोग ने लिया, इस साल 120 हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि ये धीरे धीरे आपका बढ़ते जा रहा है। ओके, 20% किसानों ने, 20% जो अमाउंट है वो बढ़ा है। ये क्या अमाउंट है, किसानों का संख्या नहीं, अमाउंट का, ठीक है। 21,437 करोड़ के साथ 20% की ग्रोथ किसमें हुई, एग्रीकल्चर लोन में हुआ। 11% का कुल जमा राशि में लोग बैंकों पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, अब साहूकारों के पास नहीं जा रहा है, ये पॉजिटिव बातें हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र में ऋण कितना मिलता है, देखिए, ठीक है। इसका PRL सब बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र को प्राथमिकता देता है 23%, ठीक है, 23%। याद रखना 67,251 करोड़ का अभी तक के ऋण लिया जा चुका है प्राथमिक क्षेत्र में। देखिए कई बच्चे को डाउट रहेगा कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, वो बता देता हूं आपको। देखिए क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एक टॉपिक होता है, उसमें 3 क्षेत्र आता है। एक को बोलते हैं कृषि, एक को बोलते हैं उद्योग, जहां से पैसा आ जाए उसको हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, और एक होता है सेवा क्षेत्र, ठीक है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, 4 चीजें आती हैं, ठीक है। देखो, एक होता है फसल, ओके, एक होता है पशुपालन, एक होता है आपका मत्स्य पालन, ठीक है, और एक होता है वानिकी। अब उद्योग क्षेत्र जो आएगा उसमें क्या आता है, खनन आता है, ठीक है। एक होता है विनिर्माण आता है, एक होता है निर्माण आता है, ठीक है, एक होता है विद्युत आता है। ये 4 क्षेत्र इसमें आते हैं और बाकी सब सेवा होता है। कई बार क्या होता है कि अगर कृषि के क्षेत्र के साथ आपको खनन को जोड़ दिया जाए, देखो कृषि के साथ हमने खनन को जोड़ दिया, तो इसे हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे कृषि प्लस खनन, कृषि प्लस खनन को हम प्राथमिक क्षेत्र बोल सकते हैं। रॉ मटेरियल, इसका कितना प्रतिशत क्षेत्र, इस क्षेत्र में ऋण कितना दिया जा रहा है, 23% की ग्रोथ है, 67,251 करोड़ का। महिलाओं में आवंटित ऋण की बात करते हैं, महिलाओं में आवंटित ऋण की बात करें तो यह है 16%, ठीक है। महिलाओं में 16% का ग्रोथ दिखा रहा है आवंटित ऋण में, 16.45, ठीक है, 16.45। और ऋण माफी योजना की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे जो तत्कालीन सरकार है वो जिस साल आया था उसी साल ही जितने सारे खासतौर पे अल्पकालिक जो कृषि ऋण था सबको माफ किया गया था, बाद में प्राइवेट सेक्टर के भी ऋण को माफ किया गया था। तो ऋण माफी योजना के तहत 13,46,000, इकोनॉमिक सर्वे में यही दे रहे हैं तो आंकड़े भी यही लिया जाएगा, 13,46,000 करोड़, ठीक है, 13,46,000 करोड़ माफ हुए थे, ठीक है, माफ हुए थे। मैं उल्टा बता रहा हूँ, सॉरी, 13,46,000 नहीं होगा, 13,46,000 कृषक हो जाएंगे, ठीक है। इतने कृषकों का क्या हो जाएगा, ऋण माफी होगा। और करोड़ में कितना अमाउंट था, तो ये जो था वो कितना था, 5250, ठीक है, 5260 करोड़ था ना, 5260 करोड़ मतलब 5 to 6
0 करोड़ था, इतना अमाउंट क्या हुआ था, ऋण माफी हुआ था अल्पकालिक कृषि ऋण पे। ठीक है, प्राइवेट बैंक का लोगे तो 10,000 के आसपास चले जाते हैं, छोड़ दीजिए इसे। एक योजना जो चल रहा है वो है ई शक्ति, एसएसजी में छूट गया था ये टॉपिक। ई शक्ति कार्यक्रम क्या है, ये 15 मार्च 2015 को चालू हुआ था। 15/3/15 बोलेंगे, 15/3/15। ठीक है, क्या करता है, एसएसजी के डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने का काम करता है। ई शक्ति, शक्ति मतलब होता है नारी, नारियों का समूह को क्या बोलते हैं, एसएसजी। और एसएसजी, तो एसएसजी में क्या किया गया, ई जोड़ा गया। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ई गवर्नेंस बोलते हैं, तो गवर्नेंस के पहले इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे। वैसा ही क्या हुआ, शक्ति के पहले ई किया गया, मतलब एसएसजी समूह में क्या किया गया, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटलाइजेशन करना है। तो एसएसजी समूह को डिजिटलाइजेशन करने के लिए इसको लाया गया। कैसे डिजिटलाइजेशन करेंगे, जैसे कि कितने स्वयं सहायता समूह है, कितने पैसे जमा है, ये सारे चीजें एप्लीकेशन हो गया या फिर हमारा साइट हो गया, उसमें अब इसको क्या किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। पहले 4 जिलों में चलता था ये, राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद और बिलासपुर मैदानी इलाकों में। अभी 31/12/2021 के बाद से ये 6 जिलों में संचालित है। देखिए, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, दंतेवाड़ा, बस्तर। रायगढ़, दंतेवाड़ा, बस्तर ये दोनों बस्तर संभाग का है, ये दोनों बिलासपुर संभाग का और ये दोनों दुर्ग संभाग का है। ठीक है, 6 जिला पे। अब आता है हमारा बाड़ी विकास कार्यक्रम, इसको भी देख लेते हैं। बाड़ी विकास कार्यक्रम के तहत क्या हो जाएगा, टोटल 21 जिले में चल रहा है और 85 बाड़ी परियोजना को क्या किया जाए, इसके अंतर्गत जोड़ा गया और उसको ज्यादा ज्यादा संवर्धन किया गया। कितना, 85। ठीक है, और एक लास्ट है कृषक क्लब। नवंबर 2021 की स्थिति में बात करें तो छत्तीसगढ़ में 700 कृषक क्लब बने हुए हैं। 700 कृषक क्लब बने हुए हैं, जिसके माध्यम से वो अपने क्या करते हैं, समस्या को सुन सकते हैं, अपनी मांग को रख सकते हैं। ये सारा काम किसके आधार पर होता है, कृषक क्लब के आधार पर होता है। ठीक है, कृषक क्लब। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है इसी के साथ साथ। ठीक है, ओके, तो हमारे चैनल में बने रहिएगा। ठीक है, ये सारा चीजें हम आपको और अच्छे से बताते रहेंगे आगे। ठीक है, धन्यवाद। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, स्क्रीनशॉट।